अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसे भी जरूर देखें। आज हम यूपीएससी सीएससी प्री 2022 में आए इतिहास के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो तब कुल 13 प्रश्न आए थे और आज का पहला हमारा प्रश्न है अशोक के वह प्रमुख पहला हमारा प्रश्न है अशोक के प्रमुख स्थान और शिलालेख। ठीक है, उसको मैच करना है। धौली उड़ीसा में है, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में है, जौगढ़ मध्य प्रदेश, कालसी कर्नाटक। तो देखिए यहाँ धौली उड़ीसा में है, बिल्कुल सही। एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में है, जौगढ़ यहाँ पे मध्य प्रदेश में ना होके उड़ीसा है। ठीक है, और कालसी कर्नाटक में होके उत्तराखंड है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कितने सही सुमेलित है? तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, केवल मतलब 2 सही सुमेलित है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि अगर मेडिवल से या प्रीवियस से पूछता है तो किसी प्रथा को, किसी स्थान को या फिर कोई सिस्टम दशशाला व्यवस्था को पूछ चुका है। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रथा चल रही हो, ठीक है, इसको पूछता है। इंसिडेंट्स को वो नहीं पूछता है कंटिन्यूअसली, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके एनसीईआरटीज में दिए हुए हैं। ठीक है, और वहीं अगर मॉडर्न से पूछता है तो स्पेक्ट्रम से ही पूछा गया है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन देखा गया है सब में स्पेक्ट्रम तक ही सीमित है। ठीक है, तो अगर आप अभी तक विद्यालय इसमें नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हम धौली को देखें, धौली क्या है, धौली उड़ीसा भुवनेश्वर से लगभग 10 किलोमीटर दूर धौली पहाड़ी धौलागिरी महानदी की एक सहायक नदी दया नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। ठीक है, धौली शांति स्तूप के लिए जाना जाता है, जो एक शांति शिवालय स्मारक है जो महान कलिंग युद्ध का गवाह है। धौली उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरी केंद्र है। धौली में पाए गए पुरातात्विक अवशेषों ने इनकी प्राचीनता का पता 3री शताब्दी ईसा पूर्व विशेष रूप से अशोक के समय लगाया गया। धौली का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि अशोक सम्राट के प्रसिद्ध शिलालेखों में से एक यहाँ पे है, धौली का शिलालेख। ठीक है, जौगढ़ कहाँ पे है, जौगढ़ भी धौली जौगढ़ उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश है। यह प्रसिद्ध कलिंग युद्ध का स्थान माना जाता है, मतलब धौली में ही कलिंग का युद्ध लड़ गया था, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है और धम्म के सिद्धांत देने वाले अशोक के प्रमुख शिलालेख और लघु शिलालेखों दोनों की खुदाई यहाँ से की गई है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहां से निम्न स्थानों में से कहां से अशोक के शिलालेख और लघु शिलालेख दोनों मिले हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में किसी कस्बे का कोई अवशेष नहीं मिला है, लेकिन यह संभव है कि अशोक के शासनकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण सीमांत शहर रहा होगा। जौगढ़ उड़ीसा के गंजम जिले में है और अगर हम कालसी उत्तराखंड में यमुना नदी के तट पर डाक पत्थर के पास चक्राता के पास है। ठीक है, सेकंड है निम्नलिखित यज्ञों को सुमेलित कीजिए। नानुक, चंदेल, जय शक्ति, परमार, नाग भट्ट द्वितीय, गुर्जर प्रतिहार, भोज, राष्ट्रकूट। तो यहाँ पे भोज को अगर हम देखें तो भोज किसका है, भोज परमार वंश का प्रसिद्ध शासक रहा है। ठीक है, और नाग भट्ट द्वितीय को सही दिया है। ठीक है, जय शक्ति चंदेल रहा है, जय शक्ति परमार नहीं रहा। भोज नाग भट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार सही है, नानुक चंदेल सही है, जय शक्ति परमार नहीं है, ये भी चंदेल है, और भोज तो परमार राजवंश है। तो यहाँ पे भी 2 युग हमारे सही है सेकंड में। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला है प्राचीन दक्षिण महासंगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं था। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं था। संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया था। तो देखिए यहाँ पे संगम कविताओं की भौतिक संस्कृति से कोई संदर्भ में नहीं था, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ये गलत है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम अगर आप ऐसे भी नोटिस करना चाहें तो संगम में दक्षिण भारत में बसा हुआ साहित्य है। ठीक है, संगम काल विजयनगर साम्राज्य। तो क्या था कि साउथ में वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण विद्यमान है। ठीक है, बहुत पहले से ही विद्यमान है।
संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं था, समर शौर्य था, ठीक है, उनकी कविताओं में। संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। नहीं, वो लोग माइथोलॉजिकल थॉट्स के थ्रू मानते थे कि जादुई ताकतें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। किसके शासनकाल में योगा वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था? अजीब है, योगा वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। तो किसके काल में किया गया था? अकबर के काल में। योगा वशिष्ठ का फारसी अनुवाद निजामुद्दीन पानीपति ने अकबर के शासन काल में किया था। योगा वशिष्ठ एक हिंदू आध्यात्मिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ 11वीं और 14वीं शताब्दी ईस्वी के बीच का माना जाता है। इसे संस्कृत के सबसे लंबे ग्रंथों में से एक माना जाता है। इस ग्रंथ में ऋषि वशिष्ठ एक प्रवचन का वर्णन करते हैं जिसे उन्होंने युवा राजकुमार राम को दिया था। इस प्रवचन में राम को अद्वैत वेदांत, प्रकट दुनिया की भ्रामक प्रकृति और अद्वैत के सिद्धांत से जुड़ी शिक्षाएं दी जाती थी। अगला है, हाल ही में हैदराबाद में प्रधानमंत्री, मतलब 2022 में हुआ था ये, ठीक है, 2022 में जब क्वेश्चन आया था उससे पहले हुआ था ये। हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मुद्रा मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करते हैं? रामानुजाचार्य के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तब 2022 में हैदराबाद में उनकी बहुत बड़ी एक आसन मुद्रा में मूर्ति स्थापित की गई थी। अभी भी है, अभी तो ऑब्वियसली है। मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति है। वेद शाश्वत, आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतया प्रामाणिक है। तर्क संगत युक्तियां सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे। ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जाता है। देखिए रामानुजाचार्य ने क्या कहा था कि मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति है, ठीक है। रामानुजाचार्य के बारे में अगर हम कुछ देखें तो रामानुजाचार्य का जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था और वे अल्वार संतों से बहुत ही प्रभावित थे। देखिए जो साउथ इंडिया है यहीं से तमिलनाडु से में अल्वार और नैनार का क्या हुआ था? उद्गम हुआ था। नैनार जो थे वो शिव भक्त थे और जो अल्वार संत थे वो वैष्णव भक्त थे और ये एकदम कट्टर विरोधी थे, एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, अल्वार नैनार, ठीक है। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम साधन विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव था। विष्णु अपनी कृपा से भक्त को अपने साथ मिलन का आनंद प्राप्त करने में मदद करते हैं। रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगर हमने पिछले क्वेश्चन पढ़े हैं तो स्वामी निम्बारका के बारे में पढ़ा था। निम्बारकाचार्य तो वो क्या थे? द्वैताद्वैतवाद के थे। रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद के हैं, ठीक है। जिसके अनुसार, और इनका संप्रदाय भी याद कर लीजिएगा, श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ठीक है। ये उसी के क्या थे? प्रवर्तक थे। जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया था। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट एक नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। मतलब जो भी हिस्ट्री है, जो करंट में रिलेट कर रहा है, उसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। जैसे कि हाल ही में अगर आपसे पूछेगा तो किसके बारे में पूछ सकता है? कुछ अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, ठीक है, कुंभ के बारे में कुछ भी रिलेट करके पूछ सकता है। मतलब अगर आप हिस्ट्री पढ़ भी रहे हैं ना तो उसमें से ना आपको करंट अफेयर्स को मतलब करंट अफेयर्स को लेके चलना है, ठीक है। करंट में कोई जगह अगर इंपॉर्टेंट रही है तो उसे हिस्ट्री के थ्रू वो मर्ज करके क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। अल-बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति एस राधा कृष्णन द्वारा की गई थी। मतलब जो आज का मंदिर की स्थापना, ठीक है, जो पहला मंदिर, जो सबसे प्राचीन मंदिर था, उसे तो नष्ट कर दिया गया था, ठीक है। कई बार उस पर हमले हुए, तो यहाँ पे हमारा क्या है? 1 और 2 सही है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है।
अलबरूनी ने इसका अपने यात्रा वृत्तांत में क्या किया था, मतलब महमूद गजनवी के साथ जब वो आया था, ठीक है, जो महमूद गजनवी था उसी के साथ वो यात्रा वृत्तांत को लिखने के लिए अलबरूनी भारत आया था। 1000 से 1024 तक कुल 17 हमले किए थे, किसने, महमूद गजनवी ने, ठीक है। सरदार पटेल हाँ, सरदार पटेल ने क्या किया था कि संकल्प के साथ आधुनिक मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। मध्यकालीन भारत में फणम किसे निर्दिष्ट करता था, फणम किसे निर्दिष्ट करता था, सिक्कों को निर्दिष्ट करता था, ठीक है। फणम फणम एक प्रकार की स्वर्ण मुद्रा होती थी, फणम। अगला है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। वीरेंद्र कुमार घोष, योगेंद्र चंद्र चटर्जी, राज बिहारी बोस। उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे थे? तो गदर पार्टी के साथ कौन जुड़े रहे थे? गदर पार्टी के साथ, गदर पार्टी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक नाम आना चाहिए, लाला हरदयाल सिंह, ठीक है, और सोहन सिंह भाखना। तो इन तीनों में से सिर्फ राज बिहारी बोस ही थे जो गदर पार्टी के साथ जुड़ गए थे। राज बिहारी बोस के बारे में अगर हम देखते हैं तो उनका जन्म पश्चिम बंगाल वर्धमान में हुआ था। हालांकि उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों में अधिक दिलचस्पी थी। उन्होंने चिकित्सा विज्ञान और इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की हुई थी। राज बिहारी बोस एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध गदर एवं आजाद हिंद फौज के साथ संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। नीतिपकरण, परिशिष्ट पर्वन, अवदान शतक, त्रिषष्टि लक्षण, महापुराण। ये कौन कौन से जैन ग्रंथ हैं ये पूछा है, ठीक है। तो जितने भी ग्रंथ हैं उसमें से आपको अच्छे से हर, मतलब मेन तो बौद्ध जैन का ही पूछता है, ठीक है। तो बौद्ध और जैन के जितने भी ग्रंथ हैं सबको आप एकदम अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार पूछा है उनके, कोई जैसे तीर्थंकर रहे हैं उनसे रिलेट करके क्वेश्चन आया है। नीतिपकरण, परिशिष्ट पर्वन, अवदान शतक, त्रिषष्टि लक्षण। तो देखिए जो इसमें परिशिष्ट पर्वन है और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण है, ठीक है। इन्हीं दो, यही दो हैं क्या, जैन से रिलेटेड। ये अवदान शतक तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और नीतिपकरण भी बौद्ध धर्म का पाली ग्रंथ है, ठीक है। अगला है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति और किस रूप में जानेंगे? आर्यदेव, दिगनाग, नाथ मुनि। तो आर्यदेव जैन विद्वान, दिगनाग बौद्ध विद्वान, नाथ मुनि वैष्णव विद्वान। इनमें से कौन कौन से सही सुमेलित हैं? क्या आर्यदेव जैन विद्वान नहीं है, ठीक है। आर्यदेव बौद्ध विद्वान है, दिगनाथ बौद्ध विद्वान है, नाथ मुनि वैष्णव विद्वान है। तो यहाँ पे केवल दो ही सुमेलित है, तो केवल दो युग्म, आंसर सी। अगला है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी के काल में नहीं हुआ था, पहला मंगोल का आक्रमण इल्तुतमिश के काल में हुआ था, ठीक है। अलाउद्दीन, कुछ ऐसे ही फैक्ट होते हैं जिसमें से ना आपको एक आध बस पॉइंट पकड़ना रहता है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उसने शहर पर घेरा डाल दिया। मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तर पश्चिमी भाग में अस्थायी रूप से हार गया था। हारा तो नहीं था, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण झेलना पड़ा, मतलब मंगोलों से घिरा रहा था पर हारा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है केवल दो, यही सही है। भारत में पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी ने इल्तुतमिश के काल में हुआ था, और अगर आप पहले को छांट पाए तो फिर ये दोनों हट जाते हैं, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तर पश्चिमी भाग में हार गया था, नहीं हारा था वो, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। इल्तुतमिश के काल में कहां तक, सिंधु तक ही आया था। अगर हम मंगोल आक्रमण को देखें तो मंगोल आक्रमण 1221 से 1327 तक भारतीय उपमहाद्वीप पर कई मंगोल आक्रमण हुए। 1221 में मंगोलों का नेता चंगेज खान के नाम से लोकप्रिय तेमुजिन
ने मध्य एशिया पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और ख्वारिज्मी साम्राज्य को नष्ट कर दिया। 1280 के दशक में दुआ खान कैडू खान की द्वितीय कमान में थे। वह अफगानिस्तान में सक्रिय रहा। उसने भारत में मंगोल शासन का विस्तार करने का प्रयास किया। चगताई खानत ने सन 1292 में पंजाब पर आक्रमण किया, लेकिन उल्गू के तहत उनके अग्रिम रक्षक को हरा दिया गया और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन ने उन्हें बंदी बना लिया। 1296 से 1297 दिल्ली सल्तनत द्वारा चगताई सेनाओं को कई बार हराया गया और महत्वपूर्ण हार सन 1299 में किली की लड़ाई के दौरान हुई थी। ठीक है, जो कुतलुक के नेतृत्व वाली चगताई सेना और अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व वाली दिल्ली सल्तनत सेना के बीच लड़ी गई। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी अपनी विजय की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और देश में मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए एक विशाल स्थायित्व सेना का निर्माण किया था। 1327 में तशमारिशिन के अधीन चगताई मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी की और इसे भी तभी उठाया जब तुगलक द्वारा उसे एक बड़ी फिरौती का भुगतान किया गया। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाहदारन कहलाते थे? कुलाहदारन कौन कहलाते थे? जो भारतीय में सैयद हैं। ठीक है, सैयद मुस्लिम में सबसे ऊंचा पद होता है सैयद का। ठीक है, सैयद खान, सैयद फिर खान, ऐसे उनका भी अपना रैंक होता है जाति वाला। ठीक है, तो जो सैयद रहे उन्हें कुलाहदारन कहा जाता था। अगला है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां, गोदाम स्थापित किए। अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य की एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर एक प्लाट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। अंग्रेज उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो जो पहला कथन है वो गलत है। ठीक है, ये वाला कथन गलत हो जाता है, बाकी दोनों सही है। आंसर हो जाएगा बी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देख लेते हैं। 1602 में क्या होता है? डच संसद के एक चार्टर द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना युद्ध करने, संधियां तय करने और क्षेत्रों का अधिग्रहण करने, किले बनाने और शक्तियों के साथ की गई। डचों का मुख्य उद्देश्य भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगाली और ब्रिटिश व्यापारिक शक्तियों को समाप्त करना रहा। 1605 ईस्वी में पुलिकट, 1605 ईस्वी में पुलिकट, 1616 में सूरत, 1641 में बिमलीपट्टनम, 1645 में करैकल और मसूलीपट्टनम में भारत के कई कारखाने खुले। 1605 में सबसे पहला पुलिकट में कारखाना खुला था, फिर 1610 में सूरत में, ठीक है, 1616 में बिमलीपट्टनम में, 1641 में करैकल में और 1645 में मसूलीपट्टनम के कई कारखाने खुले। गजपति शासकों ने कलिंग, गजपति किनको कहा जा रहा था? गजपति यानी गज मतलब हाथी, हाथियों के स्वामी। कलिंग को हाथियों के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र माना गया है। ठीक है, वहां सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हाथी पाए जाते थे। कहीं ना कहीं अशोक की कलिंग पर लड़ाई भी हाथियों के कारण ही थी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, गजपति शासकों ने कलिंग, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बड़े हिस्से और मध्य प्रदेश और झारखंड के पूर्वी और मध्य भागों पर 1435 से 1541 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण घटना 1741 में कोलाचेन की लड़ाई थी, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी और त्रावणकोर की सेना के बीच लड़ी गई थी। यह भारत में यूरोपीय शक्ति की एक बड़ी हार थी और डचों के अंत की शुरुआत थी। भ्रष्टाचार और दिवालियेपन के कारण डच ईस्ट इंडिया कंपनी औपचारिक रूप से 1800 में भंग कर दी गई। अल्फांसो दे अल्बुकर्क कौन था? अल्फांसो दे अल्बुकर्क ये भारत में पुर्तगालियों का संस्थापक या वास्तविक संस्थापक यही था। ठीक है, 1599 में आया था, 1509 में आया था और 1509 में आया था। इसी ने क्या दिया था? ब्लू वाटर पॉलिसी भी दी थी। तो यहां तक यही था। ठीक है, आगे हम मिलेंगे और नए साल के क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि मैंने आपसे हमेशा कहा है कि एग्जाम दिलाने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो
क्वेश्चन आते हैं ना, यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज नहीं किया है। वो अगर मिडिवल और प्रीवियस से क्वेश्चन कर रहा है तो उसका एक अलग टाइप रहा है, मॉडर्न से क्वेश्चन कर रहा है तो उसका एक अलग टाइप रहा है। ठीक है, ये आपको अगर आप इसे ढूंढने जाए स्क्रीनशॉट लेके तो आपको लाइन टू लाइन ये कहाँ मिल जाएगा, स्पेक्ट्रम की बुक में मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।